ओके, सो पहले मुझे बताओ कि इसमें कोई क्वेरी है तुम लोगों की, जो अभी हमने एग्जाम फॉर्मेट डिस्कस किया। हम्म। समझ आ गया 12 स्टेशंस? स्कोर कैसे करोगे, परफॉर्म करोगे तो बचोगे, वरना कंटेंट कंटेंट सबसे ज्यादा लेकर होता है क्योंकि इतना फैला हुआ होता है। आपको लगता है आपने हर चीज ही बोलनी है, फिर इस बोलने के चक्कर में 3 मिनट की हिस्ट्री मैंने लोगों को 16-16 मिनट में लेते देखा है। इन शॉर्ट केसेस। लॉन्ग केसेस में तो चलो 16 मिनट की उसमें वो भी ज्यादा है। आपके शॉर्ट केसेस हैं अब एफसीपीएस एमएस में, ठीक है। और एमसीपीएस में भी कुछ एमएस यूनिवर्सिटीज में लॉन्ग केसेस हैं। बट वन बट एवर लॉन्ग केस है या शॉर्ट केस है, स्टैंडर्ड क्लिनिकल केस का जो टेम्पलेट है वो एक ही है। कंसाला, व्हाई यू आर सैड? हमारे दौर में तो इतनी कोई एफर्ट नहीं होती थी, ये जितनी एफर्ट मैं आपके लिए मैंने ये पीपीटी बनाई है, तो ये मेरे 5 ईयर की एफसीपीएस ट्रेनिंग, उसके बाद 6 ईयर का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस, 5 और 6 11 ईयर के बाद इतने इतने हिट एंड ट्रायल मेथड करके खुद भी 10 दफा चीजों को कर करके निमोनिक्स, मतलब ये चीज जहां मैं आज आपको बता रही हूँ ना, इसके पीछे मेरी 11 ईयर की एफर्ट है। और ये आप मैंने इसको जीरो से स्टार्ट किया, आप मेरे 11 ईयर के एक्सपीरियंस से ऑनवर्ड स्टार्ट कर रहे हो, तो यू शुड नॉट बी वरिड। हम्म। ये बहुत बड़ी नेमत होती है अगर ये, इफ आई नो एट यूर स्टेज, इफ आई नो के हाउ टू टेक हिस्ट्री। अच्छा देखो, जो मुझे सबसे बड़ा मसला आता था ना हिस्ट्री में, वो ये समझ नहीं आता था कि मुझे बोलना क्या है। अच्छा, अगर मुझे बायोडाटा लेना है ओब्स के पेशेंट का, तो मुझे क्या पूछना है? एज, नेम, क्राउडा पैरा, कहाँ रहती है, क्या करती है, मैं तो इसी में जिंदगी खत्म। तो आपके लिए बहुत रिसर्च के बाद बहुत सारे पॉडकास्ट लेके पास कैंडिडेट से, फेल कैंडिडेट से, जो मैंडेटरी चीजें हैं वो मैंने रखी हैं कि ओब्स के केस में, क्लिनिकल केस में, रियल पेशेंट से जब आप हिस्ट्री लेने बैठो, तो ये पीओजी, एमएसएफ, मैड, सैड याद कर लो, ठीक है। ये 4-5 दफा तो मुश्किल लगेगा, आप अपने भी बना सकते हो, आप अपने भी बना सकते हो, ठीक है, बट बना लेना प्लीज। अपने माइंड में आपने टिक टिक करना है कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। नेवर एक्चुअली अवॉइड एनीथिंग, पूछना हर चीज है लेकिन लिमिटेड सा, एज पर यू नो कि उस पेशेंट में कितने रिस्क फैक्टर्स हैं। ये तो नहीं है कि वो अनीमिया, डायबिटीज, हाइपरटेंशन का कॉम्प्लिकेशन है, तब तो आप सिर्फ एनीमिया पूछते रह जाओगे। फिर आपने बहुत मोटी मोटी बातें पूछनी है, वो आपको कर करके ही आएगा। लेकिन हर पेशेंट का, जो ओब्स की पेशेंट है, उसका एज, उसका नेम, ग्रेविडा पैरा, उसकी ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और एलएमपी से ही पता चलेगी ऑब्वियसली। लॉन्ग टर्म उसके मेडिकल डिसऑर्डर शुरू में ही पूछ लो तो जिंदगी आसान हो जाएगी। क्रॉनिक मेडिकल डिसऑर्डर अगर आपको बायोडाटा में पता चल जाए कि ये डायग्नोज्ड केस है, एसएलई की, डायबिटीज की, हाइपरटेंशन, कार्डिक, थायराइड, तो जिंदगी आसान है, 50% यहीं से पास हो जाते हो, क्योंकि बहुत टारगेटेड हिस्ट्री लेते हो। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको एंजल में ऐड कर दिया। और बी से ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप आपने गायने के पेशेंट का नहीं लेना, इतना जरूरी नहीं है जितना ये इधर जरूरी है। तो ये एंजल भी याद रख लो, बस आपके दिमाग में एंजल है, ए से एज हो गया, नेम हो गया, ठीक है, ग्रेविडा पैरा, और क्या इसकी एस्टिमेटेड डीओपी है, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस है या नहीं, और ब्लड ग्रुप क्या है, बस टिक 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 टिक। कैसे होगा ये? अच्छा, जो आपके क्लिनिकल केस होता है ना, उसमें आपके पास पेजेस होते हैं, आप उसमें लिख दो उसी पेज पे, और शुरू में जब प्रैक्टिस करनी है तब भी आपने ऐसे ही करना है, ठीक है। जैसे पेशेंट का नाम आमना है, उर्दू में लिखा करो, वरना फिर मसला होता है, ज्यादा कैची लगता है। और फिर आपने ड्यूरिंग हिस्ट्री टेकिंग पेशेंट का नाम बोलना भी है बार बार, आमना। कम्युनिकेशन में इसका स्कोर मिलता है, पेशेंट अच्छा महसूस करती है, आप बोलना होता है उसको, ठीक है। 30 ईयर। और ये बायोडाटा तो लिखना है, भूल जाता है फिर। ग्रेविडा पैरा लिखना ही होता है कि ग्रेविडा 3 है या पैरा 2 है, प्रीवियस स्कार है या नहीं है, ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है। अब समझो ए नेगेटिव आ गया, अगर तुमने बायोडाटा में नहीं पूछा, तुम कितनी बड़ी मुसीबत में हो। यही पूछो हस्बैंड का ब्लड ग्रुप क्या है, यही पूछो कि पिछले बच्चे बच्चे ठीक हैं आपके, उनके ब्लड ग्रुप्स ठीक हैं, टीका लगा है, यही पूछ लो, ठीक है। गॉट इट? लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन यही बोल दिया ना, डायबिटीज है, जिंदगी समझो तुम्हारी आसान हो गई अगर उसने बता दिया, इसको यहाँ टिक कर लो बस। दैट्स इट, इतना टाइम नहीं होता कि आप लंबी हिस्ट्रियां लिखो, बस आपने इन्हीं निम्नलिखित के थ्रू जाना होता है, ठीक है। समझ आ रही है मेरी बात एंजल बी? इस तरह से ये हो गया, 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 बस बायोडाटा पूरा लिखना है। अच्छा, फिर ओपनिंग लाइंस,
ओपनिंग लाइंस आप अपने एक सेट कर लो, ठीक है। और ऑब्वियसली पेशेंट ने कौन सा इंग्लिश बोलनी है, उर्दू ही बोलनी है। क्या मैं डॉक्टर की हूँ, मैं आपकी डॉक्टर हूँ, मैं आपसे कुछ बातें पूछूंगी। इससे आपके आपके बारे में जानने में जो है हमें जो है मदद मिलेगी। हम और कोई बात आपको बुरी लगे या आप मुझे बता सकती हैं, और कोई बात अगर आपको बतानी हो, ऐड करनी हो एंड पे, वो भी बता सकती हैं बस। चलो फिर आपने 3 स्टेप फॉलो करने हैं। पहले स्टेप पे सबसे बड़ी जो एम है ना, वो है आपकी चीफ कंप्लेंट। वो आई क्यों है, वो आई क्यों है, दैट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस बहुत सारे लोग इस पे तवज्जो नहीं करते। जब तुम लोग इस क्लिनिकल केसेस को स्टार्ट करोगे, देन यू विल कम टू नो। जब आप अपने 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 कोलिग्स का फीडबैक सुनोगे, तो उन्होंने चीफ कंप्लेंट को घास नहीं डाली, खुद ही अपनी लाइन शुरू कर दी। क्यों आई है, क्यों आई है, अच्छा ठीक है, अपने वो क्वेश्चन पूरे कर रहे होते हैं। हमेशा हिस्ट्री में 1 मिनट चुप करके अपने अपने आप को, हालांकि चुप करके बैठना मुश्किल है, लेकिन अगर आप ओपनिंग लाइंस के बाद 1 मिनट, जिसको मैं एक 1 गोल्ड मिनट बोलती हूँ, चुप करके बैठ जाओ और मरीज को बोलने दो, तो वो सारे अपने कंसर्न्स आपके सामने रख देगी, चीफ कंप्लेंट अपने सामने रख देगी, हिडन कंसर्न्स भी रख देगी। तो आपकी तो ईद हो चुकी है। हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। समझ आ रही है मेरी बात? ओपनिंग 9 अपनी क्रैम कर लो, इनको चेंज नहीं करना। एंजल बी को याद कर लो, उसको चेंज नहीं करना। हिस्ट्री में याद कर लो, मैडम ने कहा था 1 मिनट के लिए अपनी बोलती बंद करके बैठ जाओ। ऐसे ही याद रखना कि बोलना ही नहीं है। ओपनिंग लाइंस के बाद मरीज बोलेगा 1 मिनट, उसको उगलवाना है। आमना और बताएं, आमना कैसे आना हुआ, आमना कुछ तो मसला हुआ होगा ना, फिर तुम आई क्यों हो हॉस्पिटल में, पार्क में तो नहीं आई ना। मतलब उससे उगलवाना है। यही तो चीफ कंप्लेंट है जो आपने मैनेज करनी है। और आपने क्या मैनेज करना है, ठीक है। अच्छा, फिर आपने उसकी ट्राइमेस्टर वाइज हिस्ट्री लेनी है, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत सारी कहानियां, आपने सिर्फ बी डैश पूछना है। मैं बी डैश क्या है आगे बताती हूँ। था सेकंड सेमेस्टर में बहुत सारी बातें, आपने पी गैप्स पूछना है। बस वही पूछना और कुछ नहीं पूछना। या तो वो बता देगी, अगर उसने बी डैश बता दिया तो डैश, डी बताया तो इस पे क्लिक कर लिया, एस मतलब सप्लीमेंट्स लिए हैं, सिम्टम्स किए हैं, उस पे क्लिक कर लिया, कोई है ब्लीडिंग हाइपरेमेसिस का, दैट्स इट। प्लस माइनस करनी है। आप जब बार बार इन टेम्पलेट्स को यूज करोगे तो आपको पता होगा कि ये डी पॉजिटिव है, ठीक है, या एस पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है ये रिस्क फैक्टर है। देखो गोला मार के जान छुड़ाओ। या अपने 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 कोड हैं ये आपके, क्योंकि एग्जाम में टाइम होता नहीं है लिखने का। और अगर आप ये इस तरह के कोड वर्ड यूज नहीं करोगे, तो फिर आप समराइज क्या करोगे, रिस्क फैक्टर्स ही को पिक करके मैनेजमेंट करनी है आगे, ठीक है। चलो, फर्स्ट सेमेस्टर में बी डैश, सेकंड में पी डैश, एंड थर्ड में ब्लास्ट, ब्लीडिंग, लीकिंग, ठीक है, सिम्टम्स हैं या जो भी है। ओके। एंड प्रीपेड सिस्टेमिक इंक्वायरी है। अब बहुत सारी बातें तो ट्राइमेस्टर वाइज में हो गई, उनको रिपीट नहीं करना, ठीक है। और फिर इसमें क्या है, अगर बचता है, जैसे पी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट हो गई, टिक। ओब्स हिस्ट्री, प्रीवियस ओब्स हिस्ट्री, कितने टर्म्स, प्री टर्म्स, मोड ऑफ डिलीवरी क्या था, कोई इंट्रापार्टम पोस्टनेटल कॉम्प्लिकेशंस हुई नहीं हुई, दैट्स इट। गायनिक हिस्ट्री, पीओजी जी, गायनिक हिस्ट्री में कोई कॉन्ट्रासेप्शन यूज हुई की, एलएमपी अगर यहाँ मिस हो गई थी तो यहाँ देख लो। और पेप्समेर हुआ नहीं हुआ, अगर पेप्समेर हुआ है तो रिजल्ट भी पूछ लो। अच्छा, फिर मैड से मेडिकल, उसकी डायबिटीज हाइपरटेंशन की, फिर ए से उसकी एलर्जीज की हिस्ट्री, ड्रग्स की हिस्ट्री, फिर ऐसे सोशल हिस्ट्री, ठीक है। तो ये आप हिस्ट्री आपको याद रहेगी कि मुझे ये स्किप नहीं हो रही। पीओजी, एमएसएफ, मैड, सैड, ठीक है। पीओजी हो गई, ओ हो गई, जी हो गई, ठीक है, एमएस हो गई। अच्छा, एफ हो गई, एफ हो गई, लेकिन एफ खराब है क्योंकि फैमिली हिस्ट्री है पॉजिटिव। बस इसको पॉजिटिव लिख दो। किसके लिए पॉजिटिव, उसने अभी तो बताया डायबिटीज और हाइपरटेंशन के लिए। अब अगर ये डायबिटीज के लिए पॉजिटिव है, तो फिर आपने तो लाइक, देखो इसमें लोप्रिन की भी इंडिकेशन ऐड हो सकती है और ओजीडीटी की भी, इंपॉर्टेंट है ना। तो जब तक इसको पॉजिटिव करके गोला नहीं मारोगे तो याद रहेगा, फिर मैनेजमेंट में नहीं याद रहेगा। और फिर इसके बाद कंसर्न्स बिफोर क्लोजिंग, तीसरा स्टेप। आपके क्या कंसर्न्स हैं, जरूर उसके कोई ना कोई कंसर्न्स होंगे, या इफ यू वांट टू ऐड एनीथिंग विच आई मिस्ड, ठीक है। इतनी अच्छी डॉक्टर को तो मरीज खुद ही बता देगी। तो पहले तो मुझे बताओ, ये निमोनिक्स निमोनिक्स सही लग रहे हैं ना? हम्म। एंजल बी, बेबी डैश, पी गैप्स, ब्लास्ट, पीओडी, एमएसएफ, मैट सेट, सच में तुम सोचो, मैंने तुम लोगों की 90% जिंदगी आसान कर दी है, जो तुमने यहाँ रट्टे मार के करनी थी। चलो,
तो फिर मैंने इसका ब्लूप्रिंट बना दिया, POG MSF मैड सैड। ठीक है, चलो। तो पी से प्रेजेंटिंग कंप्लेन। प्रेजेंटिंग कंप्लेन में तीन चीजें तो मैंडेटरी हैं, कि ये मसला है कब से, इसकी प्रोग्रेशन कैसी है, टोटल ड्यूरेशन कैसी है, ऑनसेट सडन था या ग्रेजुअल था, और इसके साथ एसोसिएशन किन किन चीज़ों की है। चाहे अब इसमें पेन है, चाहे इसमें रिड्यूस पेटल मूवमेंट्स हैं, चाहे इसमें ब्लीडिंग है, चाहे इसमें रिड्यूस लाइकर है, चाहे इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, चाहे इसमें पैल्पिटेशन है, वट एवर, everything you can fill it like this: duration, onset, severity, and associated symptoms. दूसरे में ओब्स की हिस्ट्री। अब POG में पी प्रेजेंटिंग कंप्लीट हो गई, अब ओब्स आ गया। ओब्स में क्या, प्रीवियस प्रेगनेंसीज। ठीक है, ईयर वाइज नहीं इतना टाइम होता, बस पिछले ना कितने बच्चे हैं। ठीक है, मोटर डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्जिकल बोल दिया तो यहीं पूछ लो, यहीं पूछ लो कि कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हुई थी, आपके पास रिकॉर्ड है। क्योंकि मे बी आपने वीबैक मैनेज करना हो, रिकॉर्ड के बगैर तो नहीं कर पाओगे। इंडिकेशन ऑफ सेक्शन जरूर पूछना है, क्यों हुआ था, रिकॉर्ड क्यों हुआ था, कोई कॉम्प्लिकेशन हुई नहीं हुई, कोई कॉम्प्लिकेशन हुई नहीं हुई। अगर वो कहीं नहीं हुई तो आप कहीं दोबारा सोच लो, कोई ब्लीडिंग हो, ब्लड प्रेशर हो, जख्म खराब हो, यहाँ लुक में दे दो उसको। बच्चा ठीक है, ठीक है, फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है ट्विंस की, ये ओब्स में ट्विंस का पूछना होता है, और गायनी में फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर्स। ठीक है, तो ये ओब्स हो गई। हम्म, पी और ओ हो गया, अब जी रह गया, अब आगे चलते हैं, जी गायनी है। गायनी में LMP। अच्छा देखो, एक और इम्पोर्टेंट बात है। तो ये तो खैर गायनी, ये तो अगर गायनी का क्लिनिकल केस होगा, मैं उसका भी स्टैंडर्ड टेम्पलेट, और थोड़े से निमोनिक डिफरेंट होंगे क्योंकि ओब्स के डिफरेंट होती हैं, तो उसमें भी ये इंपॉर्टेंट है। और उसमें रेगुलरिटी फिर ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, और यहाँ भी हो सकती है, क्योंकि फिर एस्टी जो IUGR है वो मे बी IUGR ना हो, क्योंकि उसके LMP रिलायबल नहीं है। अगर रेगुलर साइकिल है तो फिर ओके, अगर इरेगुलर साइकिल है तो फिर जरूर आपने एग्जामिनर की मिन्नतें तरले करनी है डेटिंग स्कैन पे। ठीक है, फिर कॉन्ट्रासेप्शन की हिस्ट्री, दैट्स इट, कोई कम मेथड यूज किया, बस ये पूछना है, क्योंकि फिर 36 वीक्स पे पूछना भी तो है ना, दोबारा भी तो ऑफर करना है कॉन्ट्रासेप्शन। वो दोबारा प्रेग्नेंट हो गया आ जाएगी। आपने काउंसलिंग नहीं किया, आप तो गए। ओके, STI की हिस्ट्री, ये कंपोनेंट है, यू कैन स्किप इट एज वेल अगर टाइम शॉर्ट है। अगर अगर टाइम है तो ये पूछने में नुकसान नहीं है। ठीक है, गायनिक हिस्ट्री में आता ही क्या है, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, कॉन्ट्रासेप्शन, STI एंड सर्वाइकल स्क्रीनिंग। STI हिस्ट्री के से पहले थोड़ा सा वार्निंग शॉट देना है कि मैं आपसे कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ। ठीक है, आई एम सॉरी फॉर दिस बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, डू यहाँ पर आपके कोई, आपको ऐसे कोई मसला तो नहीं है। गायनी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओब्स में यू मे स्किप, सर्वाइकल स्क्रीनिंग आप ना ओब्स में स्किप कर सकते हो ना ही गायनी में। ठीक है, ना मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री ना सर्वाइकल, ये दो मैंडेटरी हैं। ये तीनों मैंडेटरी हैं, STI यू में स्किप, एंड गायनी में तो ये भी स्किप नहीं करनी है। फिर मेडिकल हिस्ट्री में क्या, अब हमने POG MSF आप पे, POG हो गया, MS पे आ गया। मेडिकल हिस्ट्री में क्या है, आपको डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियक डिजीज। ठीक है, ओके, अगर कार्डियक है तो जरूर उसका फंक्शनल स्टेटस देर एंड देन देख लेना है, चलती फिरती ठीक हो, सांस तो नहीं फूल जाता। अब वो कहेंगे नहीं मैं तो सांस फूल जाता है, तो वो ये बताओ कि कितनी सीढ़ियां चढ़ने पे फूल जाता है, 2 सीढ़ियां चढ़ने पे ही 2 स्टेप, तो वो तो सिवियर है। बात करते करते वो उसका सांस फूल रहा है, वो सिवियर है। ब्रो आपने उसकी हिस्ट्री बिठा के नहीं लेनी, लिटा के लेनी है। ठीक है, अच्छा, हिस्ट्री से पहले एक और टिप है, पेशेंट को अगर वो पेन पेन कह रही है तो आप हिस्ट्री छोड़ दो। मैं आपको पेन किलर्स भी अपनी, मैं समवन इन हियर इन स्टाफ आई कैन रिक्वेस्ट कि आपको पेन किलर दे दें, देन इफ यू आर कंफर्टेबल देन वी विल प्रोसीड। यहाँ आपको सिंपैथी एम्पैथी के नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, गॉट इट। एक पेशेंट थी, SPT का था, खैर वो क्लिनिकल नहीं था, वो उसको भर भर के वो एक्टिंग कर रही थी वोमिटिंग की। तो बस क्या करना था, उसको ये बोलना था। भर भर के वो बैठी हुई थी लेके बाउल। वो केस हाइपरएमेसिस ग्रेविडाइनम का नहीं था, वो केस इसी चीज का था कि एक पेशेंट जिसको इतनी उल्टियां आ रही हैं, आप अपनी हिस्ट्री के चक्कर में बैठे हुए हो, उसको एंटीबायोटिक्स दो, से पूछो कंफर्टेबल है या नहीं, प्रोसीड करना है या नहीं करना। दैट वाज द हिडन एजेंडा। और आपका हिडन एजेंडा ये था कि नहीं नहीं नहीं, मेरा तो केस खत्म हो जाएगा, मुझे तो हाइपरएमेसिस तक जाना है। ठीक है, तो समथिंग इज लुकिंग ऑब्वियसली ऑड। अगर रोल प्लेयर आपको लीड कर रहा है आपका पेशेंट, तो समझ जाओ कि यही तो केस है। ठीक है, ओके। तो आगे फिर हम सर्जिकल पे आ जाते हैं, कि अगर वो स्कार के बारे में पूछना जरूरी है, कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। और अगर सेक्शंस नहीं भी हुआ, मायोमेक्टमी भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एनेस्थीसिया कॉम्प्लिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है सर्जरी में। स्कार,
कैसा है एनेस्थीसिया, कैसे किया, इंट्राऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस, इवन सेक्शन नहीं भी हुआ तो मायोमेक्टमी, ये इंपॉर्टेंट है फैमिली हिस्ट्री में। फैमिली हिस्ट्री में बस जो, अच्छा फैमिली हिस्ट्री का मैं तुम्हें बताऊं, जब आपने वो लिया था ना पर्सनल वो, उसकी मेडिकल हिस्ट्री, तो उसी में ऐड कर दो कि आपको या आपके खानदान को शुगर ब्लड प्रेशर तो नहीं है, तो फिर ये बटा वाला टाइम बच जाएगा। लेकिन टिक जरूर करना है अगर इसमें कोई पॉजिटिव चीज आती है, गोला मार के ना प्लस लिख के। फिर एम से क्या है, मेडिकेशंस, कोई दवाई इस्तेमाल करती हो आप, कोई एलर्जी हो आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ सेफ्टी के नंबर मिलते हैं आपको, छोड़ नहीं सकते आप इसे अब। ठीक है, कोई एडिक्शन तो नहीं है, ठीक है, मिस यूज तो नहीं करते, कोई इवन हकीमी दवाइयां भी इस्तेमाल कर रहे हो तो यू हैव टू नोटिस इट। बाकी सोशल हिस्ट्री में आपको पेशेंट घर में सपोर्ट है, आपको डिप्रेशन तो नहीं होती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। और इनके नंबर है भाई, डू यू फील सेफ एट होम, नहीं पूछोगे तो वो आप तो मिस कर दोगे डोमेस्टिक वायलेंस को। मे बी वो केस ही वो डोमेस्टिक वायलेंस का हो, यहाँ जाके पता चले। तो क्या है, सो सीखा हमने। पीओजी, एमएसएफ, मैड सैड, सही। पीओजी एमएसएफ, अगर आप ये निमोनिक्स को मैंने ऐसे ही बनाया कि जैसे इसका स्ट्रक्चर बनता है, वरना तो आपके दिमाग में ऐसा होगा, कभी आप मेडिकल पूछ रहे हो, कभी आप सर्जिकल पूछ रहे हो, कभी पर्सनल पूछ रहे हो, कभी एलर्जीज पूछ रहे हो, कभी एज पूछ रहे हो, कभी नेम पूछ रहे हो, फिर पूछ रहे हो आए क्यों हो। एग्जामिनर को समझ आ जाएगी कि कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, दिमाग में वो चूं चूं का मुरब्बा बना हुआ है। और फिर टाइम भी लगेगा ऑब्वियसली, आपको पता ही नहीं आपने जाना कहाँ है। आप अपने नोट्स लेना चाहें तो मैंने इसको इस टेबल में भी लिख दिया है। ठीक है, पीओजी, एमएसएफ, सैड, मैड, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, ओब्स हिस्ट्री, गायनी हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, मेडिकेशन, एलर्जीज, ए से मैड है ना, एलर्जीज और एडिक्शन, डी से ड्रग्स, फिर एस से सोशल हिस्ट्री, ए से इमोशनल, एंजाइटी, डिप्रेशन, प्रीवियस पोस्ट एटल डिप्रेशन, ड्रग्स में डू यू फील, डी से डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है, सेफ गार्डिंग, डू यू फील सेफ एट होम। तो बस आपने ये पीओजी मैड, पीओजी एमएसएफ मैड सेड याद करना है। अच्छा, फिर मैंने तुम लोगों को बोला था कि ट्राइमेस्टर वाइज में, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बी डैश, सेकंड में पी गैप्स, एंड लास्ट में ब्लास्ट। बी डैश में क्या है कि बुक पेशेंट है, ये तो नहीं भगोड़ी है, आ ही नहीं रही है, आ रही है स्किप कर रही है, दिस इज अ ट्रिगर। यहां से आप निकालोगे डोमेस्टिक वायलेंस, क्योंकि उसकी बुकिंग्स हैफेजेड्स होंगी। और यहीं से एक पेशेंट जो बुक नहीं है वो हाई रिस्क है, क्योंकि शी हैज मिस्ड सो मैनी थिंग्स। तो ये बुकिंग फर्स्ट सेमेस्टर पे वेरी इंपॉर्टेंट, बुकिंग के साथ डेटिंग, डेटिंग स्कैन, क्योंकि एलएम पे रिलायबल नहीं होती। उसमें ट्विन तो नजर नहीं आए, उनके प्लेसेंटा डिफरेंट थे, एनियोप्लास्टी के टेस्ट हुए, बच्चे की गर्दन की वो देखी उन्होंने, मोटाई, सप्लीमेंट्स लिए आपने, सिम्टम्स तो नहीं है ब्लीडिंग के, जैसे मिसकैरेजेस के, थ्रेटन मिसकैरेजेस के, या बहुत ज्यादा नाजिया, वोमिटिंग, और कोई ऑलरेडी डायग्नोज केस है तो वो कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुई, हाई रिस्क स्क्रीनिंग यहाँ भी करें। एक पेशेंट जो ऑलरेडी डायग्नोज है क्रॉनिक डायबिटीज का, ठीक है, वो यहाँ तो खराब हो जाएगी और उल्टियां कर करके डीके में चली जाएगी। ठीक है। तो ये बी डैश से कितनी जिंदगी आसान हो गई। आपने फर्स्ट टाइमेस्टर में कितना कुछ पूछ सकते हो, दिमाग खराब कर लोगे अपना फिर एग्जामिनर का भी, आपने बस बोलना है बी डैश, बुक, यस, बुक नहीं है तो प्लस बोला। ये तो रिस्ट्रिक्टर है। आपने, आपसे एग्जामिनर पूछेगा ना कि आपके क्या रिस्ट्रिक्टर हैं, आपको अपना गोला याद आ जाएगा कि ये तो बुक है, मे बी, वरना भूल जाओगे। मे बी इसने यहाँ बोला है कि इसका जो है हाइपर एमेसिस है, ज्यादा एक्सेसिव नाज़िया वोमिटिंग है। मे बी इसकी, मे बी ये इसकी जो है प्रेजेंटिंग कंप्लेंट ना हो, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट इसकी रिड्यूस फिटल मूवमेंट्स हो। बट अगर उसने फर्स्ट सेमेस्टर में हाइपर एमेसिस बोल दिया है तो यही तो इसकी आईयूजीआर की क्लास मिलेगी जाके। गॉट इट। फिर आपने सारे रिस्क फैक्टर्स बताने हैं ना एग्जामिनर को, समराइज में करना क्या होता है, समराइज यूर केस से मुराद ये है कि मैडम इसके ये रिस्क फैक्टर्स हैं, बुक नहीं है इसको, फर्स्ट सेमेस्टर में इतना हाइपर नाज़िया वोमिटिंग हुई थी, और जो कि इसकी रीजन हो सकती है इसका फ्रंटल हाइट भी कम है। गॉट इट। अच्छा, सेकंड ट्राइमेस्टर में एनॉमली स्कैन पे प्लेसेंटल लोकलाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट, एनॉमली स्कैन खुद इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने इसको अलग लिखा है कि आपको प्लेसेंटल लोकलाइजेशन भी पूछनी है, कि आपको पता है आपका दूसरा अल्ट्रासाउंड हुआ था चौथे महीने वाला, सब कुछ ठीक था, अमल ठीक थी, बच्चा सही बताया था। अच्छा, डायबिटीज की स्क्रीनिंग एशियन की वैसे ही पूछ लो, अगर रिस्पेक्टर्स नहीं भी हैं, ठीक है, दिस इज वेरी सेफ थिंग। प्रीटर्म सिम्टम्स में आपने, अच्छा मरीज को ये नहीं पूछना कि आपको प्रीटर्म सिम्टम्स तो नहीं है, उसको क्या पता प्रीटर्म सिम्टम्स क्या हैं, आप उससे पूछें दर्द तो नहीं लगती, ठीक है, बार बार, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पिछली भी हिस्ट्री है प्रीटर्म लेबर की, अब भी प्रीटर्म लेबर के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो फिर तो लाइक सर्कलाज और प्रोजेस्टेरॉन, कितनी चीजें मैनेजमेंट में ऐड हो सकती हैं। ओके, एंड फिर
सेकेंड ट्राइमेस्टर में हर मेडिकल डिसऑर्डर या तो नया नया उगाता है या पिछला खराब हो जाता है। जैसे पहले से अनीमिक है तो अब खराब हो जाएगी, पहले से डायबिटिक है तो अगर वेट सुपर इम्पोज प्रीक्लेम्सिया हो जाएगा, या कभी कुछ भी नहीं था तो अब नया PIH हो जाएगा, नया जो है GDM हो जाएगा। तो एस मतलब नए सिम्टम्स या एग्रावेशन ऑफ सिम्टम्स जो पहले से थे वो सारे सेकंड ट्राइमेस्टर में डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि HPL ज्यादा हो रहा होता है। थर्ड में ब्लास्ट, ब्लीडिंग, ब्लड प्रेशर, लीकिंग, पेन, सिवियर हेडेक, स्वेलिंग, ठीक है, और बेबी की मूवमेंट्स। याद रहेगा? बस आपने यही पूछना है ट्राइमेस्टर वाइज में। इसमें कोई चीज भी पॉजिटिव है, लाइक उसने बोल दिया मुझे ब्लीडिंग हुई है, यहाँ ये बी पॉजिटिव आ चुका है, यहाँ इसने मुझे मुझे हाइपर एमेसिस हुआ है, ये यहाँ H पॉजिटिव हो चुका है, ठीक है, यहाँ इसने बोला है प्लेसेंटा तो नीचे बताया था ये यहाँ पॉजिटिव हो चुका है। ये तो रिस्क फैक्टर्स हैं। मजा आ रहा है ना ट्राइमेस्टर वाइज में? सच यस बताओ। मैम, मम्मा मुझे पूछना था कि वहां पे पेन और पेपर यूज कर सकते हैं, जैसे हमें ये लिख हाँ के भेजा है सर। बिल्कुल, यू हैव टू राइट इट। पेन और पेपर में लिखना है ये आपने, मिलेगा, लेके चले जाना साथ। जी वहां पड़े ठीक है, होते थैंक हैं, यू। वहां स्ट्रक्चर डिस्कशन पे भी पेजेस पड़े होते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर डिस्कशन भी इतने लंबे लंबे वो कहानी होती है कि वो नहीं समझ आ रहा होता आपको, अपने अपने पेपर पे लिखना होता है रिस्पेक्टर ये, ठीक है। जी मैम। तो बेसिकली जब आपको क्लिनिकल केस लेने को कोई बोल रहा है तो हाउ हाउ इट विल लुक। आपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में B डैश, सेकेंड ट्राइमेस्टर में P गैप्स, थर्ड ट्राइमेस्टर में ब्लास्ट। इनमें जो चीज पॉजिटिव है वो हो गई, उस पर स्कोर मारो, गोला मारो, ठीक है। इसको और देख लो। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में B डैश, सेकेंड ट्राइमेस्टर में P गैप्स एंड थर्ड में ब्लास्ट, दैट्स इट। ट्राइमेस्टर वाइज कहीं नहीं गई आपकी, आपको कोई जरूरत नहीं है परेशान होने की, और ये आपका फाइनल रोड मैप है। हिस्ट्री में बस यही खत्म हो गई हिस्ट्री। निमोनिक एंजल भी, ठीक है। फिर आपने वो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, ओब्स, गाइनी, मेडिकल, सर्जिकल, फैमिली, मेडिकेशन, एलर्जीज, ड्रग्स, सोशल, इमोशनल्स, ये ए से होना चाहिए, लेकिन ये मैच नहीं हो रहा था तो मैंने इसको कर दिया, तुम इमोशंस को ए से लिखा करो अब, ठीक है। और फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में B डैश, P गैप्स एंड ब्लास्ट। ओब्स के पेशेंट में सीक्वेंस ऐसे ही रखना है, पहले बायोडाटा लेना है, फिर ओपनिंग लाइंस बोलनी है, फिर चीफ कंप्लेंट, ड्यूरेशन, सेवेरिटी, ऑनसेट, एसोसिएटेड चीजें जो भी है, फिर आपने ट्राइमेस्टर वाइज लेनी है। ट्राइमेस्टर वाइज के बाद सिस्टेमिक इंक्वायरी करनी है, POG, MSF, मैट्स ऐड की, और फिर आपने उसे कहना है कि कुछ रह तो नहीं गया, इफ यू वांट टू ऐड, या आपके कोई कंसर्न्स हैं विच आई मिस्ड। बस खत्म। एक नंबर इधर से उधर नहीं होगा। इस फॉर्मेट को किसी भी ओब्स के पेशेंट, एनीमिया, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड, रिड्यूस फिटल मूवमेंट्स, IUGR, V बैक के साथ आप जब प्रैक्टिस करोगे ये आपको रट जाएगा। आप तो कह रहे हो ना कि वहां पेपर होगा, आपके दिमाग में पेपर होगा, लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर अच्छी मेमोरी है, लेकिन मुझे जरूरत पड़ती थी, ट्रस्ट में, मुझे जरूरत पड़ती थी। मैंने तो ये इसी तरह से लॉन्ग केस, अब मेरे जो थे लॉन्ग केस थे तो ऐसे ही किए थे, बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा हो गया था। अच्छा अच्छा इसलिए हुआ था कि आपको बोला था मेरी थीरी नहीं हुई थी फर्स्ट टाइम में, तो मैंने फिर थीरी का रिजल्ट एक महीने बाद आया, लेकिन मैं वो एक महीने में मैं अपने तैयारी कर चुकी थी। जब सेकंड गो में थीरी दी तो मुझे तो टॉक्स पहले से ही तैयार थे, वो मेरा फर्स्ट गो में निकल आया, बहुत अच्छा था। लाइक आई वाज, मुझे अभी भी याद है एग्जामिनर की शक्लें, तो मुझे खुशी देती हैं अभी भी। ये इन्हीं इन्हीं इसी फॉर्मेट्स टेम्पलेट्स निमोनिक से जिंदगी आसान हुई थी, वरना मैं देखती थी लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे होते थे लंबी लंबी कहानियों में, वेयर्ड से निमोनिक्स में कोई स्ट्रक्चर्ड अप्रोच नहीं है, हर चीज पूछे जा रहे हैं, जो पूछनी है वो पूछ नहीं रहे, फिर टाइम मैनेजमेंट नहीं होती फिर। ओके, तो ये था हिस्ट्री। अब हम इसी तरह ये हिस्ट्री, ठीक है, मैंने बता दिया इसका हिस्ट्री। मेरी एक कोलीग हैं, MRCPI की मेंटर हैं, वो बोलती हैं हिस्ट्री इज जस्ट लाइफ, अपने कैंडिडेट्स को पढ़ाती हैं वो, मुझे उनका स्टाइल पसंद है। वो ये कहती हैं किसी भी क्लिनिकल केस में हिस्ट्री एक रूम की तरह है, ठीक है। अब इस रूम के दरवाजे, छतें, उनमें एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन की बात है, लेकिन हिस्ट्री एक एक पूरा रूम है। आपने अपने रूम की दीवारें बनानी है इनसे, वो सारे पॉइंट से। दैट इज हर स्टाइल। सुनिएगा, वैसे यूट्यूब पे है उनका। अच्छा, एग्जामिनेशन पे क्या करना है, एग्जामिनेशन पे भी निमोनिक्स हैं, ठीक है, एंड दे आर वेरी गुड। ऐसे नहीं है कुछ गुड वेयर्ड्स हैं, आप आराम से यूज कर सकते हो, जैसे सेफ ब्रेन GP में यूज करना है, ठीक है, और ऑब्स एग्जामिनेशन में वेज पाम्स यूज कर लें।
इस तरह से अगर आप शुरू कर रहे हो तो आपकी चेक्स पूरे रहेंगे। ठीक है। गॉट इट। जैसे बिफोर डूइंग एग्जामिनेशन आप उसे बताओ, ये आपने करना है ऐसे फेज 1 में कि एक्सप्लेन करें। आप किसी पेशेंट को ऐसे उठा लो कि बस तुम बैठ जाओ मैं तुम्हें चेक करूँ, आप एक्सप्लेन करो कि आई एम गोइंग टू चेक यू, आर यू कंफर्टेबल, कहीं दर्द तो नहीं है आपको। मेक श्योर साथ में एग्जामिनर को कहेंगे आई आई वुड लाइक टू एग्जामिन माई पेशेंट इन द प्रेजेंस ऑफ शेपरॉन स्टाफ, आर यू। ठीक है। आपने बोल के करना है ये। फिर कंसेंट जरूरी है, प्राइवेसी जरूरी है, शेपरॉन जरूरी है। और पेशेंट की शक्ल देख के पता चल जाएगा कि वो डिस्ट्रेस में है या नहीं, फिर उसके मुताबिक आप मॉडिफाई कर सकते हो अपने एग्जामिनेशन का पोस्चर। जरूरी नहीं है कि आप एक पेशेंट का ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बिठा के करें, इफ शी इज नॉट कंफर्टेबल लिटा के कर लें। बट ये फेज 1 है एग्जामिनेशन के। ओके। नेक्स्ट में सेफ्टी आ गई। ठीक है। एग्जामिनेशन में सबसे पहले सेफ्टी। सेफ्टी में क्या है कि मेरी पेशेंट ठीक है, सेफ, डिस्ट्रेस में तो नहीं है, मैंने कंसेंट ले ली है, प्राइवेसी इंश्योर कर दी है, मैंने उसे एक्सप्लेन कर दिया, मैंने करके रही हूँ। बोल दे मैं आपको चेक करूंगी। ठीक है। मैं चेक करूंगी, आपका मुंह देखूंगी, कान देखूंगी, गर्दन देखूंगी। इफ यू विल अलाउ मी तो आई विल एग्जामिन यूर ब्रेस्ट। ठीक है। अब फिर वाइटल साइंस। सेफ के बाद ए आता है ना, ए ऑल वाइटल साइंस। वाइटल साइंस में बीएमआई नहीं करना अभी शुरू में ना, वो अगर टाइम मिले तो सही, वरना उड़ा दो उसको, टाइम ले जाता है। ब्लड प्रेशर वेरी इंपॉर्टेंट। मोटी पेशेंट है ना, उसका फिर आपने कफ साइज एग्जामिनर को बताना है कि ये मेरी पेशेंट मोटी है, मेरे पास स्टैंडर्ड कफ साइज है, एंड हेयर इज इट्स नॉट अवेलेबल, मुझे बड़ा कफ साइज चाहिए एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए। इसी के सेफ्टी पॉइंट्स हैं। ठीक है। पल्स, रेस्पिरेटरी रेट, बस ये 4 वाइटल्स लेने हैं और इस पे एफर्ट करनी है। चाहे जो मर्जी केस हो, ओब्स के पेशेंट में ये 4 वाइटल्स लेने ही लेने। ठीक है। फिंगर्स में आपने क्या देखना है, बस उसको देख लो ऐसे, जैसे फारसाइनोसिस एंड टेलर। और फेस पे कंजक्टिवा एक्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है क्यों? जैसे हेल्प है, आईयूडी है, डीआईसी का केस बन सकता है। तो अगर आप इस तरह से जाओगे कि मुझे सेफ पूरा करना है, तो सबसे पहले सेफ्टी, मुझे कंसेंट लेनी है, प्राइवेसी, पेशेंट डिस्ट्रेस में तो नहीं, एक्सप्लेन कर दिया उसको, फिर मैंने उसके ये 4 वाइटल्स ले लिए, फिर मैंने उसकी फिंगर्स देख ली, और फेस पे मुझे ये चीजें देखनी है, इंस्पेक्ट करना है उसकी आईज को फॉर कंजक्टिवा एंड एक्चुअली फॉर पेलर एंड जॉइंटस। ठीक है। अच्छा, फिर सेफ में बाद ई आ गया। ई से एंडोक्राइन, एंडो में थायराइड, नेक पे आ जाओ। ठीक है। ट्रेमर्स देख लो, रिफ्लेक्सेस देख लो। अब आपने हर एक के रिफ्लेक्सेस नहीं देखने, अगर थायराइड मिलेगा तो फिर आप एक्चुअली ट्रेमर्स की तरफ जाओगे। अगर हाइपरटेंशन मिलेगा तो रिफ्लेक्सेस की तरफ जाओगे, वरना आप स्किप कर दो, नॉर्मल एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स लिख दो नेक की। ठीक है। और जस्टिफाई कर दो, क्योंकि बीपी सही है, थायराइड नहीं है, तो जरूरत ही नहीं है मुझे, क्यों मैं करूँ इसके ट्रेमर चेक और रिफ्लेक्सेस चेक। ब्रीदिंग तो लेनी लेनी है आपने, असेस फॉर ब्रीदिंग। ठीक है। ओके। बाकी कार्डियोवास्कुलर में अगर अगर वो कार्डिक है तो कर लें, वरना इसको भी स्किप कर सकते हैं। तो जीपी में ले देके, लेग्स में अगर आपका पेशेंट, आपको लगता है कि लेग पेन के साथ है या डीवीटी है या नहीं, हैंड पे बीएमआई, तो अब आपकी कमांड की थी रेलेवेंट हिस्ट्री एंड रेलेवेंट एग्जामिनेशन। ठीक है। तो इसमें जो रेलेवेंट है आप वही पिक करेंगे। सेफ्टी रेलेवेंट है हर केस में, चारों के चारों ऑल वाइटल्स हर केस में इंपॉर्टेंट है। फिंगर्स और फेस देखना हर एक में इंपॉर्टेंट है। एंडोक्राइन इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर कोई चीज नहीं है स्किप इट। ठीक है। ब्रीदिंग यू में स्किप इट। और इसी तरह जो ब्रेस्ट, क्या है ये, चल क्यों नहीं रहा? हम्म। मैं बता देती हूँ, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। और इसमें एंडो आप ओमिट कर सकते हैं, ब्रीदिंग आप ओमिट कर सकते हैं, अगर टाइम कम है प्लीज ओमिट इट। बिल्कुल। अब मैं ये नहीं कह रही कि जरूरी नहीं है, जरूरी है, लेकिन अक्सर 90% केसेस में क्या होता है, टाइम नहीं बचता। तो मैं सिर्फ अपने कैंडिडेट्स को बोलती हूँ कि वाइटल साइंस ले लो। ठीक है। वो एमआई का भी गोली मारो, एंडो को भी, ब्रीदिंग को भी, डायरेक्टली उसका एग्जामिनेशन करो ओब्स का, वो इंपॉर्टेंट है, दैट इज रेलेवेंट। आप अगर फेल होगे ना, ओब्स एग्जामिनेशन ना करने पे फेल होंगे, ब्रीदिंग और एंडो को छोड़ने पे हो जाओगे।
ठीक है, हाँ, अगर थायराइड का केस है तो फिर तो नहीं छोड़ना, फिर अगर कार्डियक का पेशेंट है तो फिर तो एटलीस्ट इतनी एफर्ट तो करो ना, एटलीस्ट उसके S1 S2 तो ऐड बता दो, फिर ऐड कर दो, एडिड साउंड्स हैं। समझ आ रही है मेरी बात? BMI करने का ना ना तो टाइम होता ना दिमाग चलता। उसी से उसका जो है एग्जामिनर से पूछ सकते हो, इसका BMI प्रोवाइड कर दें, या पेशेंट से पूछ लो आपका वजन कितना है, हाइट अपनी हाइट से मैच करके अंदाजन बना लो। ठीक है, और एग्जाम में आप बता दो हाइट एंड वेट रेशियो ये है, एंड BMI जो है अप्रोक्सीमेटली विल बी लाइक दैट। मतलब एक जजमेंट हो जाती है, मोटिवेशन तो दिखने में मोटी लगती है। ठीक है, तो सेफ ब्रेन्स में सेफ इज इंपॉर्टेंट, ब्रेन इज नॉट इम्पोर्टेंट, दैट इज ऑप्शनल, गॉट इट? मैम जेस्टेशनल वीक कैसे कैलकुलेट करते हैं LMP से वीक्स? ओके, आई हैव ज्वाइन जस्ट नो। बस क्या चल रहा है बता दें मैं। अच्छा, हम लोग देख रहे हैं हाउ टू अप्रोच आ क्लिनिकल केस। ठीक है, और उसमें हम मैंडेटरी चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं, वो रिकॉर्डिंग सुन लोगे तो इजी हो जाएगा। ठीक है, हैंडआउट्स भी मिल जाएंगे आप लोगों को। अच्छा, फिर ओब्स एग्जामिनेशन और वाइटल्स और सेफ और ओब्स एग्जामिनेशन, इस पे कोई कोई माफी नहीं है। गॉट इट? 10 मिनट में मैक्सिमम 3-4 मिनट हिस्ट्री को दो, और 3-4 मिनट दो एग्जामिनेशन को। और रेलेवेंट, और 3-4 मिनट में रेलेवेंट ही हो सकता है, BMI नहीं लेके बैठ सकते, तुम कैलकुलेट कर सकते, या डिटेल कार्डियोवास्कुलर एग्जामिनेशन नहीं कर सकते, डिटेल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन नहीं कर सकते। ठीक है, समझ आ रही है ये मेरी बात? कि इफ यू हैव टाइम तो ठीक है आप कर लो, इफ यू डोंट हैव टाइम तो बस फिर आप डायरेक्टली कोशिश करो कि सिर्फ वाइटल्स लो और ऑब्स एग्जामिनेशन करो। और 99% सबके सबका यही मसला है, टाइम मैनेज नहीं होता। तो 99% सिर्फ वाइटल्स ही ले पाते हैं विद ओब्स एग्जामिनेशन, और बहुत दफा तो पास कैंडिडेट्स के पास इतना भी टाइम नहीं था कि वो वाइटल्स ले पाते, दे जस्ट हैव डन ओब्स एग्जामिनेशन। समझ आई मेरी बात? और इन सब मॉडिफिकेशंस पे माफी है, अगर आप डायग्नोसिस सही बना रहे हो और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें कर रहे हो। ये शॉर्ट केस है, इसका मतलब है ही फोकस्ड चीजें, किसी तरीके से तुम्हारा डायग्नोसिस बन जाए, रिस्क फैक्टर्स निकलना है, दैट्स इट। यहां तक समझ आ गई? सेफ तक, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। हम्म। ओके, अब आ जाओ ओब्स एग्जामिनेशन पे। एग्जामिनेशन पे चाहो तो सही से कर लो, चाहो तो फिर अगेन निमोनिक, अप टू यू। मतलब वाच करें कंटूर क्या है, स्ट्राया कैसे है, लीनियर लैग्रा कैसा है, विजिबल फेटल मूवमेंट्स तो नहीं है, कोई सर्जिकल स्कार तो नहीं है। अगर आपको वाच क्या करना है, तो आपको ये 5 बातें पता है, तो फिर आप ये बोलोगे भी सही, आप इनको देखोगे भी सही। जो चीज दिमाग को बताओगे नहीं ना, तो दिमाग वो देखता भी नहीं है। जेंटली इसको एग्जामिन करें, सुपरफिशियल पैल्पेशन, असेस फॉर टेंडरनेस, टोन देखें, टेंडरनेस देखें, ये जेंटल एग्जामिनेशन पे है। एग्जामिन जेंटली। इससे पहले इसको वेज देंगे, इससे पहले इसे पूछेंगे कि ब्लड एम्पिटी है, इससे पहले इसको पूछेंगे कि इसको कहीं दर्द तो नहीं है, जहां उसको दर्द है उस जगह पे सबसे एंड पे चेक करना होता है। इससे पहले हाथ, अगर सर्दियां तो नहीं रही अब, ठंडे हैं तो गर्म करो, और गर्म है तो ठंडे करो। ठीक है, बिफोर टचिंग यूर पेशेंट ये चीजें वॉच करनी है, और जेंटली आपने पैल्पेशन करनी है टेंडरनेस, टोन एंड स्कार के लिए, अगर स्कार है। गॉट इट? तो मैं तो कह रही हूँ वाज के साथ आप EW से वेज भी कर लें, भूल ना जाए। एक पेशेंट 20 वीक से जो ज्यादा ऊपर है ना, आपने उसको वेज देना है। ब्लैडर एम्पटी नहीं पूछोगे तो फंडल हाइट ज्यादा आएगी, और आप मैक्रोसोमी और पोली बना के आ जाओगे, और एस्टिमेटेड पेटेड मैक्रोस कर दोगे। ठीक है, अच्छा, अब फंडल हाइट लेनी है। फंडल हाइट लेने के सबसे बेस्ट तरीका ये है कि फंडल हाइट से टेप शुरू करके आप पिबिक सिम्फिसिस पे जाते हो। ठीक है, लेकिन आप उसको वाइस वर्सा भी कर सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जैसे तुम लोगों की ट्रेनिंग है। फिर ग्रिप्स हैं, फंडल ग्रिप, लेटरल ग्रिप एंड पेल्विक ग्रिप। ये ग्रिप आपने फेसबुक यूट्यूब से डिटेल में देख लेनी है, बिकॉज ये यहाँ तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये एक इंडिविजुअल एग्जामिनेशन हो सकता, एक स्टेशन हो सकता है कि हाउ यू विल परफॉर्म दिस ग्रिप्स, व्हाट डज इट मीन बाय फंडल, लिटल एंड पेल्विक ग्रिप्स, इनमें क्या कुछ आप देखते हो। ये बड़ा डिटेल्ड आपका IMM लेवल का एक एग्जामिनेशन स्टेशन होता था, तो एग्जामिनर अब भी पूछ सकता है। तो आई विल सजेस्ट यू इसकी आप वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है,
फिर इसमें आगे एस्टिमेट करें लाइकर को भी और बच्चे के वेट को भी। देखें, लाइकर एस्टिमेशन और बच्चे का वेट 20 वीक्स पे कोई इंपॉर्टेंट नहीं, क्या कर लेंगे उसका। 28 वीक के बाद आप कमेंट करेंगे लाइकर एस्टिमेशन पे और एस्टिमेटेड वेट पे। अगर कोई खराब है तो चलो डिलीवर करके कोई फायदा तो होगा। 20 वीक पे अगर खराब भी है तो करना कर तो कुछ नहीं सकते। और फिटल हार्ट रेट, ठीक है, 24 वीक के बाद, वेरी इंपॉर्टेंट। और फिटल हार्ट रेट में एक वैल्यू बताएं, रेंज नहीं बता सकते आप। 120 है तो 120 बोलेंगे, ऐसा नहीं 122 से 125। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑब्स एग्जामिनेशन। तो आपने बोलना कैसे है इसको, इफ एग्जामिनर आस्क यू, अदरवाइज तो वो पूछता नहीं है। बट अगर सेकंड एग्जामिनर सेकंड केबल में पूछ ले आपसे, तो यू हैव टू नरेट लाइक दिस कि ऑन abdominal एग्जामिनेशन यूट्रस को रिस्पॉन्ड्स टू दिस, यूट्रस इज सॉफ्ट नॉन टेंडर विद नो स्कॉट टेंडरनेस, द लाइज लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स आर केफेलिक, जो भी वो टिक कर दो, प्रेजेंटेशन इस केफेलिक ब्रीच टिक कर दो, हेड इज इंगेज है। इंगेज हेड 36 वीक के बाद बताते हैं, उससे पहले कोई जरूरत नहीं है। 5/5 है, 3/5 है या फ्री है। Liker appears clinically adequate with no sign of poly or oligo. Estimated fetal weight is approximately this fetal heart rate. This beats per minute regular within normal range. ठीक है, पेशेंट का तो एक में बताओगे और नॉर्मल रेंज ना भी बताओ तो इट्स ओके, बट उसका जो इंडिविजुअल का है वो सेम आएगा। ठीक है, यहां तक था आपका सेफ ब्रेन। तो एग्जामिनेशन पे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, पूरा सेफ ब्रेन उड़ा दिया। और वेज पाम तो मैंडेटरी है। बेसिकली जब आपसे कहा जाता है ना ऑब्स के पेशेंट में रेलेवेंट एग्जामिनेशन, तो रेलेवेंट एग्जामिनेशन है ही ये ऑब्स एग्जामिनेशन। हाँ, अगर एनीमिया का केस है तो फिर एनीमिया का स्पेसिफिक एग्जामिनेशन होगा। आई विल गिव यू द पॉइंट्स। डायबिटीज का है तो फिर डायबिटीज का होगा, हाइपरटेंशन का तो हाइपरटेंशन का एक स्पेसिफिक लाइंस बोलनी होती हैं, देखनी होती हैं, थायराइड का तो थायराइड का। गॉट इट। बट जनरली 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 हर एक का सब में ओब्स एग्जामिनेशन एब्डोमिनल तो मस्ट है। ठीक है, सेफ एंड, मैं जनरल टेम्पलेट बता रही हूँ ना इसलिए। ठीक है, यहाँ एग्जामिनेशन हो गया। एग्जामिनेशन के बाद क्या होता है, हिस्ट्री के बाद हमने देख लिया हम कैसे एग्जामिनेशन करेंगे और कैसे इसको लर्न करेंगे, वट आर थिंकिंग बिहाइंड दिस, वट आर द निमोनिक्स, हम कैसे इसको शॉर्ट टाइम में मैनेज कर सकते हैं, लिखना कैसे है, गोले कैसे बनाने हैं, प्लस का मतलब है कि ये रिस्क फैक्टर है। ओके, हो गया यहाँ तक बैच पाम्स। हम्म, चलें समरी पे। समरी से पहले एक्चुअली हमारी आती हैं, हाँ, इन्वेस्टिगेशंस। कोई मसला है यहाँ, क्लिनिकल केस में आपको पहले केबन में क्या कमांड मिली थी, फोकस हिस्ट्री लें, फोकस्ड एग्जामिनेशन करें। हमने पहले केबन का टास्क कंप्लीट कर लिया है शॉर्ट केस का। सही, हिस्ट्री में मैंने आपको 3 स्टेप्स दिए, कुछ निमोनिक्स दिए, ट्राइमेस्टर वाइज भी सिस्टेमिक वाइज भी। एग्जामिनेशन पे मैंने आपको सेफ ब्रेन और वेज पैल का बताया और कुछ टिप्स दिए, ये हर केस में सेफ है। और विद इंडिविजुअल रिस्पेक्टर स्लाइटली मॉडिफिकेशन है। और फिर वो हर जब क्लिनिकल केस करेंगे व्हेन वी विल डू द एनीमिया केस, तो वो हम इसी टेम्पलेट को विद एनीमिया मॉडिफाई कर लेंगे। अब दूसरे केबन में चले या इसी केबन में रहना है। जीनत, आईफोन, मारिया, चले, चलो। दूसरा केबन एक्चुअली पहले केबन का ही सरोगेट मार्कर है। अगर पहले केबन में हिस्ट्री ना ली ना बच्चों, रूम नहीं बना ना, तो आगे उसकी दीवारें और छत का कोई फायदा नहीं है, वो ऐसे गिर जाएंगी। तो हिस्ट्री इज मदर ऑफ योर सेकंड केबन। ठीक है, तो अच्छा, तो देन यू विल से आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एलिमेंट इन्वेस्टिगेशंस बी स्ट्रक्चर्ड एंड सिस्टमैटिक, डू नॉट लिस्ट एवरीथिंग, टाइम इज लिमिटेड, पॉजिटिव रहना, चीजों को लॉजिकली प्रोटाइज करना। मैं बताती हूँ, पहले दिमाग में कुछ होगा तो बोलोगे ना, अभी तो मैंने आपको माइंड मैप देना है। ठीक है, के आपने बेसिक इन्वेस्टिगेशंस पहले मांगनी है। और फिर आपने जो आपके केस रेलेवेंट है, इन्वेस्ट जैसे डायबिटीज का केस है तो डायबिटीज प्रोफाइल मांगनी है फिर। और हर चीज को ब्रीफली जस्टिफाई करना है, बहुत ज्यादा लंबी जस्टिफिकेशन नहीं देनी, ब्रीफ जस्टिफिकेशन, ब्रीफ जस्टिफिकेशन। ठीक है, अच्छा, इन्वेस्टिगेशन मांगने का भी तरीका है, ऐसे नहीं कि मैडम ब्लड ग्रुप, नो नो नो, आपने ब्लड ग्रुप सीबीसी विद टाइम एंड डेट। सीमन और ब्लड ग्रुप के बारे में मशहूर है कि टाइम एंड डेट मांगा तो मांगा, वरना मांगो ही ना। ठीक है,
तो और ये अगर पेशेंट एनीमिक है और ब्लड ग्रुप 12 है और वो कह रही है ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुई है, तो फिर पूछो कि ये प्री ट्रांसफ्यूजन है या पोस्ट ट्रांसफ्यूजन है, दैट्स व्हाई डेट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है। ओके। इन्वेस्टिगेशंस कैसे मांगनी है मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। चलो अभी इन्वेस्टिगेशन पे एक अलग से क्लास है। आपने कहा था। ओके। ठीक है बच्चों, इन्वेस्टिगेशन एक लंबी स्टोरी है एंड मैं इसको ऐसे नहीं ऐड कर सकती, सिर्फ थोड़े टेम्पलेट दूंगी, लेकिन ये डिटेल में करेंगे इसको कि हर हर प्रोफाइल में क्या इन्वेस्टिगेशन है, कैसे मांगना है, क्या उसके कंपोनेंट्स हैं, क्या उसकी जस्टिफिकेशन है। तो जस्ट फॉर यूर माइंड के बेसिक इन्वेस्टिगेशन में सीबीसी है, इसमें एचबी देखना है आपने, प्लेटलेट काउंट पूछना है। एचबी कम है तो फिर सीबीसी इंडिसेस मांगने हैं। ठीक है। एचबी कम है और प्लेटलेट भी कम है तो फिर टीएलसी भी देखना है, क्योंकि साइड साइड लाइंस कम हो गई। ठीक है। ब्लड ग्रुप अगर अगर नेगेटिव है तो फिर देर देन हस्बैंड का भी मांगे और इसका टाइटर भी अभी के अभी मांगे, ताकि आप कमेंट कर सकेंगे इम्यून पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये अलग ही कट्टा खुल जाएगा, फिर ये अलग ही केस बन जाएगा, यहीं से केस शुरू हो जाएगा, मे बी कुछ भी ना हुआ हो। ठीक है। सिंगल इन्वेस्टिगेशन विल टर्न यूर केस इनटू अ रियल केस जिस पे आपकी स्कोरिंग होनी है। फिर कंप्लीट यूरिन में प्रोटीन एंड ग्लूकोज आर मैंडेटरी। इसमें हम माइक्रोस्कोपी और बायोकेमिस्ट्री करते हैं। माइक्रोस्कोपी पे जैसे पस सेल्स पूछ लिया और बायोकेमिस्ट्री में प्रोटीन एंड ग्लूकोज। फिर रैंडम या रैंडम नहीं भी है, फास्टिंग है तो वो भी सही है, चलेगा। ठीक है। अगर पेशेंट डायबिटिक है तो फिर रैंडम और फास्टिंग नहीं मांगना, फिर मैं आपको बताऊंगी क्या मांगना है। फिर उसकी अपनी प्रोफाइल है, HbA1c कंट्रोल्ड नहीं है तो 7 प्रोफाइल या जो होल डे प्रोफाइल है, गॉट इट, प्री लंच, बस वो आई विल टेल यू लेटर। वाइल्ड मार्कर सबके मांगने हैं, HIV एंड सिफिलिस इफ अवेलेबल। तो ये बेसिक इन्वेस्टिगेशन है फॉर एवरी ओब्स कैंडिडेट, दो कोब्स पेशेंट। सीबीसी, सीबीसी पे सिर्फ सीबीसी नहीं मांगनी है, आपने पूछना है प्लीज प्रोवाइड मी सीबीसी विद डेट फॉर हीमोग्लोबिन, प्लेटेड काउंट एंड टीएलसी। अगर उसमें एचपी कम आता है तो फिर आपने इंडिसेस मांगनी है। फिर आप फिर तो फेरेटिन की कहानी शुरू हो जाएगी, फिर टोर्स्ट कहानी शुरू हो जाएगी। मैं अभी उस पर नहीं जा रही, आई एम जस्ट टॉकिंग कि बेसिक इन्वेस्टिगेशंस कैसे मांगनी है। हर पेशेंट का ब्लड ग्रुप, सीबीसी, कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन फॉर माइक्रोस्कोपी, बायोकेमिस्ट्री, हर शुगर प्रोफाइल जिसमें रैंडम फास्टिंग जो भी अवेलेबल है, इट्स ओके फाइन फॉर अस। डायरेक्टली ओजीडीटी मांग भी सकते हो बिकॉज शी इज एशियन, या ये कंफर्टेबल नहीं है बहुत सारे एग्जामिनर्स के लिए। ठीक है। और बायोमार्कर्स में मैंडेटरी है हेपेटाइटिस C और B इफ नीडेड। नहीं नहीं, B मैंडेटरी है और C इफ नीडेड, क्योंकि B की वैक्सीनेशन भी मौजूद है। ओके। और HIV सिफिलिस अवेलेबल। फिर हम इमेजिंग पे आ जाएंगे। देखो इमेजिंग पे सब सब पेशेंट का डेटिंग और एनॉमली तो मांगना ही मांगना, लेकिन सबका ग्रोथ नहीं मांगते, सबका डॉपलर नहीं मांगते, सबका बायोफिजिकल नहीं मांगते। डिपेंड ऑन यूर केस आप ग्रोथ स्कैन, डॉपलर स्टडीज एंड बायोफिजिकल ऐड करेंगे, लेकिन आपकी जिंदगी सुकून में रहे। मैंने बेसिक अलग कर दिया है, इमेजिंग सारे अलग कर दिए हैं। एडिशनल इन्वेस्टिगेशन विल बी ऑन द रिस्क बेस्ड। जैसे अगर आपको लगता है प्रीवियस 3 एनेस्थीसिया के लिए आपने करना है इसका, तो फिर एनेस्थीसिया के लिए अब उसके एनेस्थेटिक्स की मसले 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 हैं, ECG, चेस्ट एक्सरे और PTA PTT और ओ टेस्ट एक्सरे नहीं होता यूएली होप्स में। तो एनेस्थीसिया रिव्यू एंड सर्टेन एनेस्थीसिया इन्वेस्टिगेशंस विद लिजान विद एनेस्थेटिक कोलीग, दैट्स इट। उसमें एग्जामिनर पूछे कौन सी इन्वेस्टिगेशंस हो सकती हैं तो बोल सकते हैं कि in our unit they request ECG and PTA PTT in every patient as she is OBS, so we will skip chest X-ray. Neither she is having history and examination findings relevant to chest pathology. Got it? तो ये इन्वेस्टिगेशन सबकी मांगनी है, बेसिक, इमेजिंग और एडिशनल एज पर द केस। हम्म। थोड़ा सा बता दूं कि एडिशनल में अगर आपका केस अच्छा, ये कुछ मैंने रीजनिंग्स लिखी हैं, ये तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि एग्जामिनर किसी भी जगह आपको विद होल्ड कर सकता है कि क्यों मांग रहे हो। ठीक है। वाई ब्लड ग्रुप बेसलाइन है, बस ये नहीं, क्योंकि ये ओब्स की पेशेंट है, डिलीवर होना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ सकती है। इसका नेगेटिव तो नहीं है, ये जरूरी है क्योंकि बाद में एंटीडिप्रोफिलैक्सिस की जरूरत पड़ सकती है। अम्यून है नहीं अम्यून, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और इंपॉर्टेंट है फॉर डिलीवरी एंड ब्लीडिंग रिस्क प्लानिंग। देखो कितनी जस्टिफिकेशन होंगी सिर्फ ब्लड ग्रुप और RH फैक्टर की, वरना तो ये रूटीन ही है। बट इफ एग्जामिनर इफ आस्क, और स्पेसिफिकली एनीमिया में तो ये
जो है हाई रिस्क इन्वेस्टिगेशन भी अपार्ट फ्रॉम दिस की बेसिक है। ठीक है, अगर अगर सीबीसी मांग रहे हो तो फिर, क्योंकि ये क्लिनिकल एनीमिया और सब क्लिनिकल भी बता देती है, और एनीमिया कॉमन है प्रेगनेंसी में। ठीक है, इसमें टीएलसी का रीजन ये है कि इन्फेक्शन के लिए हम स्क्रीन कर सकते हैं, प्लेटलेट्स के लिए हम जेस्टेशन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अगर बुकिंग पे लोगे तो कंपेयर करोगे ना थर्ड ट्राइमेस्टर में, और बाद में प्रेगनेंसी की वो ठीक हुआ नहीं हुआ। हाइपरटेंशन के केस में हेल्प में कितनी इंपॉर्टेंट है, सिवियर प्रीक्लेम्सिया में कितनी इंपॉर्टेंट है, एनेस्थीसिया में कितनी इंपॉर्टेंट है, सर्जिकल सेफ्टी में कितनी इंपॉर्टेंट है, मतलब देयर आर लॉट टू टेल कि व्हाई यू आर आस्किंग सीबीसी। गॉट इट? तो ये बताओ, मुझे समझ आ रहा है कि आपने बेसिक इन्वेस्टिगेशन हर पेशेंट की मांगनी है, और इनकी जस्टिफिकेशन रीजनिंग भी देनी है अगर एग्जामिनर पूछे, वरना नहीं देनी। वरना सिर्फ मांगनी है कि मुझे प्लीज इसको ये दे दो विद डेट एंड पार्टीज। ठीक है, यस सर नो तो बोल दो। थोड़ा सा टाइम है बस। अब इन्वेस्टिगेशंस के बाद मैं बताऊंगी हाउ टू मेक समरी, डिफरेंशियल्स एंड मैनेजमेंट लाइंस फॉर एनी ओब्स क्लिनिकल केस। अच्छा, तो इन्वेस्टिगेशन का स्टाइल है जो मुझे बहुत मैं टच्ची हूँ इसके बारे में। मुझे बहुत बुरा लगता है जब आप बोलते हो रुक रुक के कि मुझे सीबीसी दे दें, फिर थोड़ी देर के बाद बोलते हो ब्लड ग्रुप, फिर बोलते हो सीबीसी दे दें। आपने ऐसे नहीं बोलना। ठीक है मैडम, प्लीज प्रोवाइड मी द कंप्लीट ब्लड काउंट। ठीक, विद डेट। आई वांट इन कंप्लीट ब्लड काउंट हर हीमोग्लोबल, हर टीएलसी एंड प्लेटलेट। टीएलसी को टीएलसी बोल सकते हो और इंडिसेस को एमसीवी भी बोल सकते हो, उसमें लंबा लंबा नहीं बोलना होता, बट सीबीसी को कंप्लीट ब्लड काउंट बोलना होता है। ठीक है, जैसे अगर सीमन एनालिसिस भी मांगना होता है ना, तो उसमें भी हम बोल, उसमें ये नहीं बोला था सीमन एनालिसिस, नो, आई वांट टू सी द वॉल्यूम, मोर्टेलिटी, काउंट, पीएच। गॉट इट? पूरा बोलना होता है कि मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर अल्ट्रासाउंड में मांगना है तो आपने पूछना है कि मुझे इसका साइज चाहिए, एंडोमेट्रियल थिकनेस चाहिए, मायोमेट्रियल पैथोलॉजी चाहिए, एनी कॉमेंट ऑन एनेक्सा। फिर वो देता है जाके, ऐसे नहीं मुझे बस अल्ट्रासाउंड दे दो, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। अल्ट्रासाउंड तो खैर वो देगा भी नहीं आपको, गायनी के केस में हम बात करेंगे इसकी। चले, ओके, कमिंग टुवर्ड्स यूर आरबीएस। आरबीएस क्यों मांगना है? बेसिक है, स्क्रीनिंग टेस्ट है, ये खराब है तो फिर आगे चलेंगे ना। फास्टिंग की सेंसिटिविटी 75 है, रैंडम की 40 है, ग्लूकोज टैलेंट टेस्ट की 75 है, ओजीडीटी की 100% है। मेरी पेशेंट चूंकि एशियन है, मोटी है, मुझे इसका ओजीडीटी कराना है, मांग लो, क्योंकि इसकी सेंसिटिविटी अच्छी है, आपके पास रीजनिंग है। आपकी पेशेंट पतली है, लो रिस्क है, फास्टिंग है ना, क्योंकि 75% सेंसिटिव है। कुछ भी नहीं है तो 40%, क्योंकि ये बहुत कन्वीनियंट है। कोई भी मांग सकते हो अंटिल अनलेस यू नो द सेंसिटिविटी एंड रीजनिंग। और ओजीडीटी के लिए स्पेसिफिकली आपको मैंने बोला है कि पहली डायबिटीज थी, अब तो जरूरी हो गया, मोटी है, फैमिली हिस्ट्री है, फिर तो जरूरी हो गया। ठीक है, फंडल हाइट आपको ज्यादा गड़बड़ लग रही है, पोली ज्यादा लग रहा है, तब भी ओजीडीटी कराना है, जरूरी है। कभी भी आ जाए, फिर चाहे 16 वीक्स पे, चाहे जाके 34 पे। 34 के बाद ओजीडीटी नहीं कराते, उसके बाद हम उसको एडमिट करते हैं और 6 ब्लड शुगर लेवल खुद कराते हैं। अच्छा, एनीवे, यूरिन एग्जामिनेशन पे हमने बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोस्कोपी देखनी है। फार क्यों मांगने हैं भाई? क्योंकि एसिम्टोमेटिक बैक्टीरिया हो जाता है, दिस इज कॉमन इन प्रेगनेंसी। इसको भी ट्रीट करना है इफ देर आर नो सिम्टम्स। अर्ली ट्रीटमेंट से वी कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ पायलोनेफ्राइटिस। हम प्रोटीन यूरिया पे कमेंट कर सकते हैं अगर चाहे एसिम्टोमेटिक है, और हम हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स को रेट्रोग्रेड पिक कर सकते हैं। ठीक है, एंड इट हेल्प्स इन आवर सेवेरिटी एंड मॉनिटरिंग प्रोग्रेशन। ग्लूकोज यूरिया पे पिक कर सकते हैं, +2 का ग्लूकोज यूरिया डायरेक्ट इंडिकेशन है ओजीडीटी की। तो ओके, अच्छा, फिर हम आ जाते हैं वायरल मार्कर्स पे। क्यों कराने हैं? क्योंकि रीजनल प्रेवलेंस बहुत ज्यादा है, सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन है प्रेगनेंसी की, डिलीवरी की, बच्चे की वर्टिकल ट्रांसमिशन की, न्यूनेट को एक्टिव पैसिव इम्यूनाइजेशन की, डिलीवरी प्रिकॉशंस की, स्टॉप प्रोटेक्शन की, कंसिडर पार्टनर एंड फैमिली स्क्रीनिंग, सो मैनी थिंग्स। अगर पॉजिटिव निकल आए कोई भी बीसी, तो फिर एलाइजा से कंफर्म करना है। ठीक है, और फिर आप उसको चाहो तो उसके एलएफटीज करा लो, या फिर आप यहीं देर एंड देन एमडीडी लेजॉन करा लो, रेफर कर दो, और वो करा लेंगे इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन, जिसमें लिवर स्कैन है, लिवर एलएफटीज है, कोगुलेशन प्रोफाइल है। राइट, राइट।
या करवा के भी रेफर कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर मूड। मतलब मैं कहूँगी टाइम इतना नहीं होता, रेफर ही कर देना। जैसे ये हैबी पॉजिटिव हो ना, तो इलाइजा से कंफर्म करके उसको रेफर कर देना फॉर एक्सटेंडेड वर्कअप। ठीक है, क्लियर? रजाला, जियोमी, वीवो, रांचना, जीनत। हम्म। बेसिक इन्वेस्टिगेशन जो सबकी मांगनी है, कॉमन मैंने जस्टिफिकेशन रीजनिंग दी है। एग्जामिनर इफ आस्क, आपको दिमाग में कुछ जो भी आए, इन सारे इनमें से कुछ तो बोलोगे ना। ठीक है, तो ये बेसिक हो गई। अच्छा, इस इन सारी बेसिक इन्वेस्टिगेशन और रीजनिंग के बाद कमिंग टुवर्ड्स द समरी। समरी से क्या मुराद है? समरी से मुराद है कंसाइज स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल कंक्लूजन। हाईलाइट करें इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स। अब ये रिस्क फैक्टर्स बायोडाटा में थे, जैसे पेशेंट 240 एज, रिस्क फैक्टर नहीं, ओल्डरली लिख रहा है, ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, यही वहां से रिस्क फैक्टर्स आ गए हैं। ठीक है, तो बायोडाटा से या फिर आपकी जो है ट्राइमेस्टर वाइज से, बी डैश डी गैप ब्लास्ट में कुछ भी पॉजिटिव है, ब्लीडिंग लीकिंग, वो इधर आ गया। ठीक है, बुक नहीं है, वहां से ये आ गया। फिर आपके जो था एमएसएफ में फैमिली हिस्ट्री में एफ पॉजिटिव था, वो भी रिस्क फैक्टर डायबिटीज के लिए। ठीक है, और सर्जिकल हिस्ट्री में स्कार है, कोई मायोमेक्टमी हुई है, वो पॉजिटिव है। एनी रिस्क फैक्टर फ्रॉम यूर राइट फ्रॉम एंजल बी, बी डैश और ब्लास्ट और एमएसएफ, फ्रॉम एवरीवेयर, जहां से ये रिस्क फैक्टर्स आएंगे, आपने जो के गोले लगाए हुए हैं, आराम से आप समराइज कर सकते हो कि ये मेरे सारे गोले रिस्क फैक्टर्स हैं। ठीक है, एनीथिंग विच इज इंपॉर्टेंट राइट फ्रॉम हिस्ट्री टिल इन्वेस्टिगेशन जो आपने लिए हैं, आप उसको समरी में ऐड करोगे। ठीक है, इससे फिर आपकी हिस्ट्री का कनेक्शन होगा टुवर्ड्स यूर डायग्नोसिस। ओके, तो समरी टेम्पलेट क्या है? समरी में एज आएगी, ग्रेविडा पैरा आएगा, जेस्टेशनल एज आएगी, एलएमपी नहीं आएगी, नेम नहीं आएगा, प्रोफेशनल ओमिट कर दें, टीचर है जो भी है। ठीक है, सिर्फ एज, ग्रेविडा पैरा, जेस्टेशनल एज एंड कोई उसको जो है क्रॉनिक डिसऑर्डर है वो, दैट यू विल ऐड इट ओनली दिस। एलएमपी के बजाय डीओपी ज्यादा चाहिए होती है हमें। सारे रिस्क फैक्टर्स इसमें आने चाहिए। एग्जामिनेशन की फाइंडिंग्स, आपको लगा पेल है, चाहे हिस्ट्री में पेल नहीं है, और अगर आपको एग्जामिनेशन में मार्केटली पेन लग रही है और आप भूल गए हो एनीमिया की हिस्ट्री लेना, तो आप ड्यूरिंग टेकिंग एग्जामिनेशन पूछ सकते हो एनीमिया की। अगर आपने सर्जरी की हिस्ट्री मिस कर दिया और ड्यूरिंग एग्जामिनेशन आपको स्कार मिल गया कोई भी अपेंडिक्स का या कोलिसिस्टेक्टमी का, तब भी पूछ सकते हो। मतलब आपकी कोई चीजें मिस हो गई हैं, जैसे लाइक आपने एग्जामिन किया, उसके ब्रेस्ट साउंड्स आपको बायलैटरल सही नहीं मिल रही, आप उस वक्त पूछ लो टीबी, अस्थमा, चेस्ट इन्फेक्शन का। ठीक है, तो कोई भी नई अनयूजुअल चीज ड्यूरिंग एग्जामिनेशन यू आर पिकिंग इट राइट राइट देयर एंड देन आप पूछ सकते हो। मे बी आपकी पेशेंट का वो हाइपरटेंसिव नहीं है, लेकिन आपने बीपी लिया है, उसका बीपी 140/90 है, दैट इज इम्पोर्टेंट। बहुत दफा ऐसा होता है कि ड्यूरिंग एग्जामिनेशन जो पेशेंट असेस होते हैं, वो इतने अच्छे से असेस हुए नहीं होते व्हेन दे आर एडमिटेड इन द वार्ड, क्योंकि वार्ड में बहुत सारे पेशेंट होते हैं। तो वो जो एग्जाम जो कैंडिडेट्स होते हैं, वो इतना अच्छा केस मैनेज कर देते हैं, वो एग्जामिनर उनकी फाइल पे लिख रहा होता है कि आपने ये कराना है, आपने मिस किया हुआ है, आप उस मरीज के लिए ब्लेसिंग हो जाते हो, वरना उस बेचारे को किसने इतनी घास डालनी है। ठीक है, कोई भी चीज जो आपको बाद में पता चल गई ना एग्जामिनेशन पे, तो आपने उस वक्त भी हिस्ट्री लेनी है, ये मैं कहना चाह रही हूँ। समझ आ गई ये वाली बात? जैसे जैसे आपने ब्रेस्ट एग्जामिनेशन किया, उस पर आपको कोई लंप मिल गया, कोई निपल डिस्चार्ज गायनी का मिल गया, आपने भूल भूल गए आप फैमिली हिस्ट्री लेना ब्रेस्ट कैंसर की, आप तब पूछ लो। ठीक है, लेकिन आप एक एक पॉजिटिव फाइंडिंग बता रहे हो, आपने उस पर कोई एफर्ट नहीं की, फिर आप मुसीबत में। हम्म। जैसे जैसे आपको लगता था एग्जाम, जैसे फॉर एग्जाम्पल एचएमबी के साथ आई थी, आपको लगा था फाइब्राइड है, एग्जामिनेशन पे आपको साइटिस मिल गई, आप फंस नहीं गए हो, यूट्राइन मैस से ओवेरियन मैस बन चुका है, उसी वक्त ही साइटिस के साथ ही देर एंड देन हिस्ट्री ले लो ओवेरियन की, आप अपना डायग्नोसिस चेंज कर दोगे हिस्ट्री पे। और हिस्ट्री बेस्ड फाइंडिंग्स पे हम ज्यादा रिलाई करते हैं क्लिनिकल जो माइंड है गायनी और ओब्स में।
ठीक है, हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव सॉरी, जो फाइंडिंग्स है वो वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि एनी माइस कैन बी मैस ऑन हिस्ट्री, जब एग्जामिन करोगे फिक्स्ड एडहेरेंट है एसआईटीज है तो गेम चेंज होगी, वो मेलिग्नेंट बन गया। तो फिर वट विल मेक योर फाइनल डायग्नोसिस? आपकी एग्जामिनेशन पे चौंके वो मेलिग्नेंट लग रहा है, कॉम्प्लेक्स लग रहा है, तो फिर आपका प्रोविजनल तो मेलिग्नेंट होगा। हिस्ट्री पे चौंके बेनाइन है तो हिस्ट्री पे तो आप बेनाइन कर दोगे पहली दफा में। आप ये बोलोगे कि हिस्ट्री पे बेनाइन है, नहीं, ऐसे नंबर कट जाएंगे। आपने बोलना है जो आंखों को नजर आ रहा है इतना फिक्स्ड बायलैटरल बड़ा सारा मैथ सोसाइटीज के साथ, हिस्ट्री कुछ भी हो, मैं तो इसको मैलिग्नेंट ही लूंगी अंटिल प्रूव अदरवाइज। ठीक है, एनी कॉम्प्लेक्स थिंग फॉर एस इज सस्पिशियस, उसको पहले जान छुड़ाएंगे ना। पहली चीज तो वही आएगी ना। गेटिंग माई पॉइंट इनर। तो जो आपकी एग्जामिनेशन है वो आपकी हिस्ट्री से ज्यादा स्ट्रांग है। इट कैन चेंज एंड इट कैन इन्फ्लुएंस योर फाइनल डायग्नोसिस, दैट्स द पॉइंट। गॉट इट? ये समझ आ गई? हम्म। वैसे कुछ ऐसे कहानियां हैं कि पेशेंट कहती समथिंग कमिंग थ्रू वजाइना, वो पूरी प्रोलैप्स की उसने हिस्ट्री ली। एग्जामिन किया तो पोलिप था, समथिंग कमिंग थ्रू वजाइना, बच्ची ने फौरन हिस्ट्री चेंज कर दी, पोलिप रेलेवेंट ले ली, समराइज भी नहीं किया उस चीज को। और गायनी के केस में मैं आपको बताऊंगी जब उसका मैं केस आपको करूंगी कि उसमें हम जो एग्जामिनेशन का टाइम है वो थोड़ा ज्यादा रखते हैं हिस्ट्री के टाइम से, और ओब्स में हिस्ट्री टाइम ज्यादा रखते हैं एग्जामिनेशन टाइम से। ठीक है, तो आपके पास 10 मिनट हैं ओब्स के लिए। कोशिश करें ओब्स में 5 मिनट में हिस्ट्री ले लें, 5 से 6 मिनट में एग्जामिनेशन आपका आराम से 4-5 मिनट में हो जाता है। लेकिन गायनी में 10 मिनट में, अगर 3 मिनट में आप लेंगे हिस्ट्री तो आपको 6 मिनट में लेनी चाहिए एग्जामिनेशन। कब खत्म होगा तुझे टाइम? अच्छा मैं ले लूँ, जाओ। इतने मिनट बाद? 10 मिनट्स, 10 मिनट्स। ठीक है, टाइम टाइम का बता रही हूँ, 10 मिनट में आप 6 मिनट ले सकते हैं ओब्स के पेशेंट में हिस्ट्री का, और 4 मिनट में कर सकते हो एग्जामिनेशन, क्योंकि सिर्फ पीए ही तो करना है। बट गायनी के पेशेंट में आपको ज्यादा टाइम एग्जामिनेशन को देना होता है। ठीक है, यूजुअली लोकल करते हो, आजकल बाय मैनुअल वो अलाउ नहीं कर रहे, बट लोकल कर सकते हो आप। प्रोलैप्स लोकल एग्जामिनेशन है बाय द वे। देखते हैं इस दफा सीपीएसपी की क्या अपडेट आती है, लेकिन आज से पहले तो बाय मैनुअल हो रहे थे। ये कुछ सेंटर टू सेंटर भी वेरी करते हैं। ओके, बाकी एग्जाम्पल क्या है? जैसे आपने हिस्ट्री एग्जामिनेशन किया, अब आपने समरी कैसे बनानी है? समरी भी लोगों को बनानी नहीं आती वैसे। मैं हर वो चीज इंपॉर्टेंट है जो कि लाइक रिस्क फैक्टर है। 26 year old primey 36 weeks presented with headache for 2 days, bp 160/100, no past medical illness, abdominal examination, soft non-tender, fundal height 30, less than gestational age, clinically reduced like estimated weight by 20 kg, and audible fetal heart rate। अब ये समझ आती है ना पूरी समरी? ये समरी कैसे बनी है? कैंडिडेट ने वो बायोडाटा लिया, उसने हिस्ट्री ली ट्राइमेस्टर वाइज और सिस्टम वाइज या कंपोनेंट वाइज उसने एग्जामिनेशन किया। ठीक है, और मे बी इन्वेस्टिगेशंस में भी कुछ पॉजिटिव होता है तो उसने क्या किया? उसने यहाँ से एज उठाई, जस्ट डीओपी उठाई, चीफ कंप्लेंट ऐड की। इसका मतलब है चीफ कंप्लेंट, एज, डीओपी और पार्ट ऑफ यूर समरी। और एग्जामिनेशन से उसने बीपी उठाया, सिर्फ पेल कुछ भी नहीं था, तो बस सिर्फ जो पॉजिटिव था वो उठा लिया। ठीक है, और चूंकि हमें ये बताना है कि ये पीआईएच है, तो कोई हमने ये बताना है कि कोई पास्ट मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, तो इसका मतलब है लाइकली जेस्टेशनल हाइपरटेंशन है। बट 34 वीक्स पे फंडल हाइट 30 की है, और क्लिनिकली लाइकर भी रिड्यूस है, एस्टिमेटेड फेटल वेट भी 34 पे 2 kg स्लाइटली रिड्यूस्ड, लेकिन फेटल हार्ट रेट सही है। तो समझ आ रहा है ना, ये हमारा डायग्नोसिस बन रहा है ना हमसे, कि दिस इज अ केस ऑफ hypertension in pregnancy with possible FGR, isn't it? क्योंकि लाइकर भी कम है। ये आपका डायग्नोसिस होगा ना। एग्जामिनर ने समरी के बाद ही पूछना है अपना प्रोफेशनल डायग्नोसिस बताओ, तो आप आराम से बोल दोगे कि हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी विद पॉसिबल FGR। ठीक है, लेकिन ऐसे बोलते नहीं है, ऐसे पूरा डायग्नोसिस बोलना होता है कि डायग्नोसिस में कि माई पेशेंट 26 year old प्राइमरी ग्रेविड 34 weeks of gestation with possible gestational hypertension in pregnancy
एंड पॉसिबल एफजीआर, क्योंकि अभी तक इन्वेस्टिगेशंस नहीं हुई, तो पॉसिबल का वर्ड बोलना होता है। ठीक है, अगर इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो फिर तो कंफर्म हो गया। ओके, चलो अब समरी के बाद फिर हम आते हैं डिफरेंशियल्स पे। डिफरेंशियल्स में सबसे पहला डिफरेंशियल वो बनाएं जो स्ट्रांगली हिस्ट्री जिसको कवर कर रही हो, स्ट्रांगली एग्जामिनेशन पॉइंट्स उसको कवर कर रही हो, और स्ट्रांगली आपके इन्वेस्टिगेशन उसको कवर कर रही हो। और जरूरी नहीं है कि वो 100% कवर करें। मतलब आपके पास 3 डायग्नोसिस बन गए, लेकिन जो पहला डायग्नोसिस है अगर वो 60% कवर कर रहा है तो वो है, क्योंकि दूसरा तो 40% कवर कर रहा है, तीसरा 10% कर रहा है। ठीक है, तो हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन, तीनों को जो सबसे ज्यादा कवर करेगा वो पहला डायग्नोसिस है। अब इसी केस में आपका पहला डायग्नोसिस क्या है? हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, लाइकली जेस्टेशनल क्योंकि पास्ट मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, एंड लाइकली एफजीआर। दैट इज यूर फर्स्ट डायग्नोसिस। और सेकंड में आप बोल सकते हैं इट कैन बी क्रॉनिक, क्योंकि बाद में पता चलेगा ना जब बीपी नॉर्मल होगा आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, और थर्ड तो बिल्कुल ही लीस्ट लाइकली। ओब्स के पेशेंट में 1 से 2 ही बनते हैं डेटीज, गायनी के पेशेंट में 3 से 4 बन सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका आप कह सकते हो पॉसिबल डायग्नोसिस आयरन डेफिशिएंसी में है, सेकंड थैलेसीमिया हो सकता है, फोर्थ क्रॉनिक डिजीज का हो सकता है। लेकिन आयरन डेफिशिएंसी कॉमन है क्योंकि इसकी सप्लीमेंट्स की हिस्ट्री नहीं है, डाइट अच्छी नहीं है, मल्टीपल बर्थ्स हैं, बर्थ स्पेसिंग नहीं है, पीपीएच है, तो आराम से आप जस्टिफाई कर दोगे। ठीक है, और हेमोग्लोबिनोपैथी की हिस्ट्री नहीं है, कोई लिवर बड़ा नहीं है। गॉट इट। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में एक सिंपल ओब्स के पेशेंट में आपने याद रखना है, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन एग्जामिनर से आप मांगते हो, जैसे आपने मांगा उससे ग्रोथ स्कैन या नॉर्मल रिसेंट स्कैन, वो नहीं मिला, तो जो भी चीज़ नहीं मिली जिस पे एग्जामिनर आपसे बाद में डिस्कस करना चाहता है, जब आपने मैनेजमेंट स्टार्ट करनी है आपने उससे कहना है कि मेरी मिसिंग इंफॉर्मेशन मेरी कंप्लीट कर दें, आई रिक्वायर्ड हर फॉर दिस। अगर वो इन्वेस्टिगेशन अभी भी एग्जामिनर ने नहीं दी तो फिर आप कहें कि आई विल ऐड इट इन माई मैनेजमेंट प्लान। ठीक है, मतलब एग्जामिनर ने आपको अल्ट्रासाउंड नहीं दिया पेशेंट का, तो आप बोल दें तो फिर मैं कराऊंगी इसका, तो मैनेजमेंट प्लान हो गया ना। फिर जो भी हिस्ट्री एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन पे डायग्नोसिस बनता है, सिंपल लैंग्वेज में यू विल टेल in front of examiner कि I will explain it to my patient in simple language. I will explain complications using simple risk figures. अगर वो डायबिटीज की हैं तो उसके बोलेंगे, हाइपरटेंशन की तो उसके बोलेंगे, एक्सप्लेन करेंगे उसको इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीटमेंट एंड रिस्क ऑफ नो ट्रीटमेंट, क्लियर करेंगे उस मेरा जो प्लान ऑफ मैनेजमेंट है वो ये है कि सेफ डिलीवरी टिल टर्म, और इसका अचीव क्या करूंगा मैं, इसके लिए जो मेरा गोल या एम तो है सेफ डिलीवरी टिल टर्म विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द मदर एंड द बेबी। और इसको प्लान मैं करूंगा स्कूल को एमडीडी इन्वॉल्व करके इफ रिक्वायर्ड। ठीक है, रिव्यू करूंगा एडमिशन क्राइटेरिया, क्लेरिफाई करूंगा डिस्चार्ज क्राइटेरिया एंड कंडीशंस, डिस्कस करूंगा पेशेंट के साथ टाइम ऑफ डिलीवरी, मोड ऑफ डिलीवरी विद कंसल्टेंट, एनेस्थीसिया कंसंट्रेशंस देखेंगे, कॉन्ट्रासेप्शन एडवाइस इफ रेलिवेंट, एक्सप्लेन करेंगे रिकरेंस रिस्क ऑफ दैट डिजीज अगर वो रिकरेंस हो सकती है, जैसे आईएचसी है, ओब्स इंट्राहेपेटिक कोलिसिस का रिकरेंस है, या डायबिटीज का रिकरेंस है, या जेस्टेशनल हाइपरटेंशन का रिकरेंस है। एडवाइस करेंगे फॉर नेक्स्ट प्रेगनेंसी, फॉलो अप शेड्यूल करेंगे, मेंशन करेंगे रीजन एडवांसेस इफ रेलेवेंट। तो ये आपका प्रॉपर एक मैनेजमेंट अप्रोच मैंने बताई है, जो कि हर क्लिनिकल केस में सेम है ओब्स के, बस उसको मॉडिफाई करना है अगर जो भी रेलेवेंट केस बनता है। ठीक है, तो दैट इज योर टुडेज क्लिनिकल केस। ठीक है, अभी डॉक्टर साहब मैं बता रही थी, वो बोलती हैं कि जो आपकी हिस्ट्री है दैट इज योर वॉल्स, जो उसकी छत है वो आपका एग्जामिनेशन है जीपी, और स्पेसिफिक डोर इसकी इन्वेस्टिगेशन है ओनली स्पेसिफिक टू द केस, और विंडो है मैनेजमेंट प्लान। तो फिर आपका ये पूरा घर बनता है या आपका पूरा क्लिनिकल केस बनता है। लेकिन जब तक दीवारें कमजोर हैं, ना छत टिकेगी ना डोर ना विंडो, और बड़ी बड़ी विंडोज नहीं लगानी रेलिवेंट, बड़े बड़े डोर भी नहीं लगाने रेलिवेंट, वॉल फाउंडेशन मजबूत होनी चाहिए। ठीक है, तो हाउ वाज यूर एक्चुअली, क्या सीखा आपने, समझ आया कुछ? हाउ टू अप्रोच क्लिनिकल केस इन ओब्स पेशेंट, ऑब्स्टेट्रिक्स क्लिनिकल केसेस कैसे अप्रोच करनी है, राइट फ्रॉम हिस्ट्री टिल यूर मैनेजमेंट। पूरा वर्क फ्लो मैंने आपको बता दिया, आपने बस उसको स्लाइटली मॉडिफाई करना है। ठीक है, क्लिनिकल केसेस मैं ही लूंगी आपके, और यू विल लव दिस। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट क्लिनिकल केसेस हैं ओब्स में, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, एनीमिया,
कार्डियक स्लाइट थोड़ा सा रेयर है, थायराइड, इंट्राहेपेटिक कोलिस्टेसिस, ट्वेन ब्रीच, प्रीटर्म लेबर, एंड वी बैक, प्रीविया क्रीटा। लेकिन ये हमेशा इंडिविजुअल नहीं आएंगे, पेशेंट डायबिटिक भी होगी, प्रीटर्म लेबर और पोली के साथ विद एनोमली आएगी, ये होता है। ठीक है, इनको हम कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज बोलते हैं, बट ये दे आर इजी टू पास। और गायनी में इनफर्टिलिटी, प्रोलैप्स, एचएमबी, ओवेरियन मैस। ठीक है। इंशाल्लाह यू विल बी पास, और अगर पास नहीं भी होते, क्लिनिकल थिंकिंग इज पार्ट ऑफ योर करियर, होंगे पास वैसे। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट क्लास हमारी होगी, एक तो कंडीशन स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस पे, एनीमिया, हाइपरटेंशन, कार्डियक, डायबिटीज प्रोफाइल, मैटरनल इन्वेस्टिगेशंस या फेटल इन्वेस्टिगेशन, सिमिलरली हाइपरटेंशन प्रोफाइल्स कैसे करनी है, अनीमिया प्रोफाइल्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, वो मैं लग लग लूंगी इस पे, इन्वेस्टिगेशन के बाद फिर हम एक स्टैंडर्ड गाइनी का केस रख लेंगे। ओके, बाकी मैं वार्म अप सेशन की डिटेल्स आपको बता दूंगी। टिल देन, प्रे फॉर योर रिजल्ट, इंशाल्लाह इट विल बी पॉजिटिव। थैंक यू एवरीवन।